कर सकते हैं। ठीक है। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is about this today's lecture is about the ozone depletion. We are going to talk about what is ozone. ठीक है, और हम फिर ये बात करेंगे कि ओजोन जो है वो क्या उसका फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये so we are going to talk about what is ozone, and we will also talk about how it functions, किस तरह से ये यूवी रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब करती है और किस तरीके से फिर जो है वो ओजोन जो है वो अ, उसकी डिप्लीशन कैसे हो रही है। ठीक है, फिक्र। मैं सॉरी, मैं आई वाज मेकिंग समबडी होस्ट। एक मिनट। प्लीज, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, आप सबको जो है वो करते रहिएगा। ओके, तो सन से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ की हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि सन से आ रहा है वो बहुत ही वाइड है। उसमें शॉर्ट रेडिएशन भी है, स्मॉलर रेडिएशन भी है और उसमें लार्जर रेडिएशन भी है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है, सबको पता है कि मुख्तलिफ उसमें जो है वो स्मॉल वेवलेंथ की भी हैं और लार्ज वेवलेंथ की भी है। ठीक है, so these radiations there which are coming from the sun, most of those radiations are very harmful, especially the ones which are smaller size, जिसको हम ultraviolet rays कहते हैं। These radiations, they are very harmful, and these radiations can affect the human beings. Okay, just a second. अच्छा, मेरी स्क्रीन जो है ना वो चले गई है। मुझे प्लीज दोबारा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन वो दे दें। अलीजा, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे देंगे प्लीज। अलीजा खान। यस सर, इसका ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा, मैं देख रही हूँ। अच्छा, so the X rays are smaller than the UV rays, and the gamma rays are smaller than the X rays. So these are the smaller radiations than the visible range. और ये जो है राइट साइड पे जो है ये लार्जर रेडिएशन है जो कि इंफ्रारेड से बड़ी है। ठीक है, और ये जो रेड से बड़ी है उसको इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, और जो वायलेट से छोटी है उसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। ओके, अच्छा, अब वो रेडिएशन जो कि हार्मफुल हैं अर्थ के लिए, वो रेडिएशन जो है हम उसको ज़रा सा देखते हैं कि यानी उनमें से जो है वो अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट की क्लासिफिकेशन करें तो ये 400 नैनोमीटर से छोटी जितनी भी वेवलेंथ होती है उसे अल्ट्रावायलेट कहेंगे। 400 से लेकर 320 नैनोमीटर तक की ये यूवी ए कहलाती है। 320 से 290 नैनोमीटर तक के वो यूवी बी कहलाती है। ठीक है, और 290 से कम की जो वेवलेंथ है वो यूवी सी कहलाती है। ऑलराइट, अच्छा, अब इनमें से यूवी ए जो है वो हार्मफुल नहीं है। यूवी ए इज बेनिफिशियल लाइट। यूवी बी एंड यूवी सी आर दी हार्मफुल वन। ओके, यूवी बी और सी में सी जो है वो नुकसानदेह, ए जो है वो बेनिफिशियल है। ए का क्या बेनिफिट है, कोई जान बता सकता है? सर जर्मिसाइडल है। हाँ, एक तो जर्मिसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करता है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, पुराने लिहाफ निकालते हैं अलमारी से और धूप में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है? वी वांट टू किल ऑल दी जर्म्स। ओके, देन व्हाट एल्स? UVA is also responsible for producing विटामिन डी। vitamin D from inside the skin.
स्किन के अंदर जो फैट लेयर्स होती हैं, फैट्स होते हैं, उसमें से ये विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है यूवीए, और बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं यूवीए के। तो और ओजोन लेयर जो यूवी बी और सी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अच्छा, अब ओजोन लेयर जो है वो यूवी बी और सी को एब्जॉर्ब करती है, यूवी ए को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो अल्लाह ताला का कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म है कि जो हार्मफुल रेज हैं उनको जो है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर जाती है, जो बेनिफिशियल है वो ज़मीन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये नेचर का एक लॉ है कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको नेचर ने हमसे दूर की हुई है, और जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको नेचर ने हमसे करीब की हुई है। तो अल्लाह ताला जिन चीज़ों का, जिन कामों का हुक्म देते हैं ना, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और जिन कामों से रोकते हैं हमें, वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर मैक्सिमम स्ट्रेटोस्फीयर के कौन से हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये जो है तकरीबन 16 से लेके 35 किलोमीटर तक जो है वो ओजोन लेयर जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है, और उसके ऊपर फिर कम हो जाती है, और उससे नीचे फिर ओजोन लेयर जो है ना, यानी इस रेंज से ऊपर जो है वो ओजोन की गैस कम हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, और इस रेंज के नीचे जो है ओजोन की गैस मजीद कम हो जाती है। इस रेंज के अंदर जो है वो मैक्सिमम ओजोन की कंसंट्रेशन मौजूद है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर contains stratosphere contains about 90% of all atmospheric ozone. सर ये 16 से 35 किलोमीटर जो है ये अबव बैकग्राउंड लेवल, मतलब हम जमीन से देख रहे हैं इसको या स्ट्रेटोस्फीयर से देख रहे हैं? नहीं, जमीन से ये देखिए, जमीन से देख रहे हैं। जमीन से 16 किलोमीटर के बाद से शुरू होगी और 35 किलोमीटर तक जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए कि ओजोन लेयर को मेजर किस तरह कर सकते हैं। ओजोन लेयर कितना, यानी ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या जो भी है, इस वक्त कितनी कंसंट्रेशन है, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया। दैट यूनिट इज कॉल्ड डॉप्सन यूनिट। ओके, so the total column of ozone, actually, you know what, in the stratosphere the gases are highly expanded because because the pressure is very low in the stratosphere, जबकि ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्पेशली जब हम ग्राउंड के करीब आते हैं तो प्रेशर जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। सी लेवल से ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। ये बात तो हमने पिछली बार शुरू जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे, क्लासेस स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्रेशर और हाइट का ग्राफ मैंने बताया था, ओके। अच्छा, और मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके लिए, अच्छा, अब वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में जो गैस है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, ठीक है। क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, अगर उस गैस को हम ज़मीन पे ले आए, अर्थ सरफेस पे ले आए, तो क्या होगा कि वो गैस जो है श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। द गैस विल श्रिंक एंड इट विल बिकम अ थिन लेयर ऑफ 3 मिलीमीटर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो गैस, एक्सपेंडेड गैस है, उसको हम अगर सरफेस यानी जमीन ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे लाएंगे तो एक पतली लेयर बन जाएगी गैस की, 3 मिलीमीटर की। इसको हम कहते हैं 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है। तो 1 डॉप्सन यूनिट जो है वो 0.01 मिलीमीटर का हो गया। 1 डॉप्सन यूनिट जो है वो 300 3 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है। तो ये सर 300 DU का मतलब है 300 ATM भी हो जाएगा फिर? नहीं,
300 डाप्सन यूनिट का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे एक मिनट मैंने कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में, शायद मैंने मिस्टेक कर दी। One Dobson unit is the thickness measured in units of hundreds of a millimeter. ठीक है, 0.01 मिलीमीटर का एक डॉप्सन यूनिट है, तो 300 डॉप्सन यूनिट जो 3 मिलीमीटर का है, यानी अगर ओजोन का सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज बहुत उठ उठ कर आ रही है, ब्रेक होकर आवाज आ रही है आपकी ना। अच्छा, आवाज ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ, ठहरें। अच्छा देखिए, मैं जगह चेंज किए, अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे डॉप्सन यूनिट की। तो अगर हम ओजोन के कॉलम को जो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, अगर हम उसको जमीन पे ले आए तो वो 3 मिलीमीटर की लेयर बन जाती है। ठीक है, 3 मिलीमीटर के लेयर का मतलब ये है कि हम उसको कहते हैं कि ये 300 डॉप्सन यूनिट है। 3 मिलीमीटर को हम 300 डॉप्सन यूनिट का कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर गैस एक्सपैंडेड है, नीचे लाएंगे श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो गई तो एक पतली लेयर बन जाएगी, उसको हम कहते हैं 300 डॉप्सन यूनिट है 3 मिलीमीटर को। तो एक डॉप्सन यूनिट जो है वो 0.01 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, वन डॉप्सन यूनिट इज, ये देखें माउस को देखिएगा जरा, वन डॉप्सन यूनिट इज 0.01 millimeter. Okay, that the ozone column would occupy its standard temperature and pressure, that is 273 Kelvin and 1 atmosphere. All right. अच्छा, अब देखिए कि टोटल कॉलम ऑफ ओजोन जो है वो उसकी रेंज है 290 से लेके 310 डॉप्सन यूनिट पूरी ग्लोब पे। ओके, अब ओजोन होल हम किसे कहते हैं या ओजोन डिप्लीशन कब कहेंगे? जब ओजोन लेयर अपनी वैल्यू से 2/3 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये ओजोन डिप्लीशन हो गई या ओजोन होल है। ओजोन डिप्लीशन मींस when the sum of ozone over height is lower than 2/3 of the normal value, we say ozone depletion occurs. यानी अगर 300 डॉप्सन यूनिट नॉर्मल है तो 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए तो फिर हम कहते हैं इसको ओजोन डिप्लीशन हो गया। ठीक है, या ओजोन होल बन गया। ये सही है? ये 2/3 किसका हिस्सा मतलब सर? यानी जो नेचुरल कंसंट्रेशन है ओजोन की 300 डॉप्सन यूनिट जो नेचुरल होनी चाहिए, उसका अगर 2/3 हो जाए, से कम हो जाए, तो फिर हम कहते हैं ये ओजोन होल हो गया। सही। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि कोई शिगाफ हो गया, कोई सुराख बन गया। ठीक है, बल्कि ओजोन होल का सिंपल ये मतलब है कि ये जो है ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी हो गई। फिजिकली फिजिकली कोई सुराख नहीं बन रहा, बल्कि ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी वाकई हो रही है, उसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, यानी 300 होना चाहिए, 200 से कम हो जाएगा तो उसको ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। अब ये देखिए कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 ऑक्सीजन एटम से
मबनी होता है। 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर ये ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये वो रिएक्शन है जो कि ओजोन डिप्लीशन का जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का बायस बनता है। ये वो रिएक्शन है जो कि चैपमैन साइकिल जिसे हम कहते हैं या ओजोन साइकिल कहते हैं। ठीक है, साइकिल क्यों कहते हैं ये मैं आखिर में बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसपे अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक कर रही है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनता है, 2 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम बन जाते हैं। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए। अब इनमें से एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन के लिए जरूरी है कि ये जो यूवी लाइट एब्जॉर्ब की थी ना इसने, ये जो यूवी लाइट एब्जॉर्ब की थी इसने, ये वाली यूवी लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की थी, ये एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब एटम एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड यानी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ब्रेक हुआ है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जब तक किसी थर्ड मॉलिक्यूल को दे नहीं देता तब तक ये बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं होगा दोबारा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एम को जो है किसी कोई थर्ड मॉलिक्यूल है, ये एम जो है ना एक थर्ड मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ऑक्सीजन का एटम और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बना देगा, स्टेबल ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो स्टेबल ओजोन मॉलिक्यूल है ये अब क्या करेगा कि यानी ये ओजोन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सर यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो देगा एम को, और एम में कोई भी मॉलिक्यूल है, और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी ना वो एक्स्ट्रा एनर्जी एम को दे देगा, एटम नहीं जाएगा एम के पास, एम से वो सिर्फ एम उसका सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और एटम जो है वो अब रिलैक्स हो गया, अब वो बॉन्ड बना सकता है O2 के साथ, तो O2 और O मिलके O3 बन जाता है। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब हम आते हैं डिस्ट्रक्शन या ब्रेकिंग ऑफ ओजोन की तरफ। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है ओजोन के ऊपर भी, जैसे ऑक्सीजन के O2 पे अटैक कर रही थी ऐसी O3 पे भी अटैक करती है। जब वो O3 पे अटैक करती है तो जब वो O3 सर पर हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में गायब हो गई थी। अच्छा, जब O3 पे अटैक करती है तो फिर ये O3 को ब्रेक करता है। ठीक है, O3 को ब्रेक करता है और O और O2 में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, O में और O2 में ब्रेक हो जाता है, यानी ये O3 जो है ये ब्रेक होके O और O2 में आ जाता है और जो है फिर O और O2 में ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये O जो है ये किसी थर्ड मॉलिक्यूल यानी M को जो है अपने एक्स्ट्रा एनर्जी देगा और O3 के साथ रिएक्ट करेगा और ये 2 ऑक्सीजन के एटम O2 वाले 2 ऑक्सीजन के एटम बन जाते हैं। ठीक है, तो O3 से O2 बन गया दोबारा। अब इसको साइक्लिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये O2 दोबारा अवेलेबल हो गया नए सिरे से रिएक्शन ए में। ये ए है ना, रिएक्शन ए। तो ये जो ऑक्सीजन है O2 के, ये दोबारा रिएक्शन ए के साथ रिएक्ट करके और फिर दोबारा नए सिरे से वही प्रोसेस रिपीट होगा, इसलिए इसको ओजोन साइकिल कहते हैं। ये साइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ओजोन बना रही है और ओजोन जो है वो ऑक्सीजन बना रही है, और इस प्रोसेस के दौरान जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. मेरी याद Yes, sir. आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? No, sir.
अब इसमें एक चीज समझने की है, वो ये कि आप देखिए कि जो O2 है वो ब्रेक होती है 242 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ से ब्रेक होती है O2। और जो O3 है ये 200 से लेकर 320 नैनोमीटर के बीच में जो है वो इस वेवलेंथ से ब्रेक होती है। तो यानी कि जितनी भी रेडिएशन सूरज से आ रही हैं जमीन की तरफ, वो रेडिएशन या तो ऑक्सीजन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी यूवी बी और सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या वो ओजोन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो रेंज है एब्जॉर्प्शन वाली रेस की, वो देखिए कितनी 320 से कम वाली रेस है, ये भी 320 से कम वाली एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर भी 320 से कम ही है और छोटी वेवलेंथ है, काफी छोटी वेवलेंथ है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब मुझे जरा वो पहले वाली स्लाइड देख के बताइएगा कि कौन सी रेज इसमें एब्जॉर्ब होती है, यूवी ए, यूवी बी और सी में से कौन सी यूवी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। इसको देख के बताइए, यूवी ए और बी और सी में से कौन सी रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं इन रिएक्शंस के दरमियान। UV, B and C. बी एंड सी हो रही है, ये तो नहीं हो रही, because these reactions will only absorb the radiations which are less than 320 nanometers and not the ones which are more than 320 nanometers. Okay, so these reactions are responsible for absorbing the UV rays, and the energy that is coming from the UV rays is going to into heat. It's being converted into heat energy. This M is actually the air particles, the atmospheric molecules, and it can be a nitrogen or oxygen. And these atmospheric molecules, they are receiving the heat energy, which is converted from the electromagnetic energy. ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है और फिर जो है वो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, अब देखिएगा ओजोन डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। ओजोन डिस्ट्रक्शन किस तरह से ओजोन, अच्छा एक सेकंड में आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ रही है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ओजोन लेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। ट्रोपोस्फीयर में हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। उसकी रीजन क्या है, ये रीजन है टेम्परेचर बढ़ने की, ठीक है, कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ये आ रही है। जो पहला रिएक्शन है रिएक्शन बी, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये इस रिएक्शन में 195 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि रिएक्शन डी है। चौथा रिएक्शन, इसमें भी ये नेसेंट ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो वो दे देता है किसको, एक एम को, थर्ड मॉलिक्यूल को। ये जो रिएक्शन डी है इसमें 390 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इज इट क्लियर? 390 kilojoules per mole of oxygen of energy is absorbed, ठीक है। अच्छा, अब ओजोन डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ओजोन डिस्ट्रॉय किस तरह से होती है। हम ये बात कर रहे हैं कि ओजोन होल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ओजोन की डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है, ये देखिएगा कि ये क्लोरीन की एटम है, क्लोरीन का एक एटम है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हुआ है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है या गैस की एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अर्थ सरफेस पे जब ये ट्रोपोस्फीयर पे होती है ना, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहां से क्लोरीन का एक एटम रिलीज हो जाता है
किस तरह से, जिस तरह से यहाँ से एक एटम ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है ना, ठीक है, इसी तरह से वहां भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्लोरीन रिलीज हो जाता है। ये एनर्जाइज क्लोरीन का एटम होता है। क्या आप येलो एटम देख रहे हैं यहाँ पर? ये क्लोरीन का एक एनर्जाइज्ड एटम होता है जो कि एक ओजोन के साथ रिएक्ट कर, ये रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव क्लोरीन का एटम जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ओजोन से एक ऑक्सीजन छीन लेता है वो उससे, ठीक है। तो ये Cl प्लस O3, ये ClO प्लस O2 बन जाता है। इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसको ये समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। Cl प्लस O3 जो है ये बनाता है ClO प्लस O2 बनाता है, ठीक है। इस तरह से ओजोन डिप्लीट हो गया। न सिर्फ ये कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल डिप्लीट हुआ, बल्कि इससे ज्यादा खतरनाक बात ये हो रही है कि मजीद जो ऑक्सीजन का एटम, नेसेंट ऑक्सीजन एटम जिसको ओजोन बनना था, इस ऑक्सीजन को भी ये ClO जो है वो O2 में कन्वर्ट कर देता है, बगैर बजाय ओजोन बनने के ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल था जिसको ओजोन बनना था, ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक और खतरनाक बात ये कि ये Cl का जो मॉलिक्यूल है ये दोबारा अवेलेबल हो गया इस रिएक्शन के सीरीज को, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो ये जो Cl है, क्लोरीन, ये रिएक्ट, इसने ओजोन को डिप्लीट किया, मजीद जो ओजोन बननी थी उसको भी रोक दिया और खुद अवेलेबल हो गया दोबारा ओजोन को डिप्लीट करने के लिए, मजीद ओजोन को डिप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक CFC का जो मॉलिक्यूल है वो 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर देता है, ठीक है जी। क्या पूछना है? थाउजेंड मॉलिक्यूल्स को 10,000 एक क्लोरीन का एटम जो है वो 10,000 ओजोन की मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिप्लीट कर देता है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही सर वही कट कट के है। सर आवाज ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा देखिए, मैंने बाकी डिवाइसेस ऑफ करवाई हैं, हो सकता है कि अब जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। हाँ, अगर बेहतर होती है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। ज्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मीथेन वगैरह इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनमें, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इनमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से बनते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 3 क्लोरीन ने और एक को रिप्लेस कर दिया 1 फ्लोरीन ने, तो ये CFCl3 बन गया, ठीक है। इसको CFC11 इसका कोड बना दिया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सैकड़ों किस्म की गैसेज हैं, ठीक है। और सैकड़ों गैसेज को हम कोड नंबर से याद रखते हैं, क्योंकि हर एक के लिए हम अलग नाम नहीं बना सकते, ठीक है। एक और है ये CF2Cl2, यहाँ पर 2 क्लोरीन ने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 2 फ्लोरीन ने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर ये बन गया CF2Cl2, ठीक है। इसका कोड है CFC12, CFC11, CFC12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब आप लोग अब आवाज बेहतर हुई? क्या आवाज बेहतर हुई? Yes, sir. अच्छा, ठीक है।
माइक ऑफ कर दें अपने please। ये आसिफा की वजह से हुआ है। हाँ शुक्रिया। अच्छा अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, वीडियो एनिमेशन। लेकिन इस वीडियो एनिमेशन को आखिर में दिखाना बेहतर रहेगा। आई थिंक अभी बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज देखिएगा कि ये जो है ओजोन डिप्लीशन के जो है वो सिचुएशन है, सूरत हाल है। आपके पास 4 डिफरेंट ईयर्स का जो है वो ओजोन होल की तस्वीरें दी गई हैं। इसके नीचे एक की है, इस की को देखिएगा। ये जो ब्लू कलर है ये ओजोन डिप्लीशन शो कर रहा है। ठीक है, ये जो फिरोजी कलर है ये एक दरमियानी स्टेट है ओजोन की, और जो येलो कलर है एक हेल्थी स्टेट ऑफ ओजोन को शो कर रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का मतलब है ओजोन डिप्लीशन, फिरोजी रंग का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा, यानी ओजोन होल नहीं कहेंगे, थोड़े से कम ये ओजोन। और ये जो येलो कलर है ये हेल्दी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की 300 से ऊपर की है। ठीक है, एवरीबॉडी गेट्स दैट? सबको समझ में आ रही बात? अब 4 सालों का आपके पास डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर इमेजेस शो किए हुए हैं। एक 1981 का, एक 1987, एक 1993 और एक 1999। सबसे ज्यादा डिप्लीशन किस साल में नजर आ रही है? 1999। हाँ, 93 और 99 में बहुत डिप्लीशन ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम 81। 81। 81 में ओजोन डिप्लीशन बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, यानी 81। सर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का भी इफेक्ट है ना। हाँ, एक तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का इफेक्ट है, ये जो CFCs वगैरह हैं इनकी इमिशन का इफेक्ट है। पहले CFCs की इमिशन कम थी, फिर CFCs की इमिशन बढ़ती चली गई। ठीक है, पहले आपको याद होगा आज से 40 साल पहले जो है वो, खैर आप लोगों में से तो बहुत कम लोग शायद कोई पैदा नहीं होगा 40 साल पहले, लेकिन आपने घर वालों से पूछिएगा आज से 40 साल पहले 1980 के जमाने में कितने लोगों के घरों में AC होते थे? फ्रिज भी कम कम घरों में होते थे, हर एक के घर में फ्रिज नहीं होता था। 40 साल पहले किसी के घर में होता था, किसी के घर में फ्रिज नहीं होता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ों का CFCs का इस्तेमाल है ये बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 30-35 सालों में, बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, रफली आप ये समझिए कि लास्ट 40 ईयर्स में बहुत तेजी से CFCs का इस्तेमाल बढ़ा है। इसकी वजह से इनमें ओजोन की डिप्लीशन जो है वो अर्थ के ऊपर हो रही है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, इन चारों डायग्राम फिगर्स में कौन सी चीज कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल 4 ऑफ देम? सर ग्रीन लेयर इज कॉमन। ग्रीन लेयर। अच्छा, और क्या कॉमन है? सितंबर। सितंबर, वेरी गुड। ये चारों इमेजेस सितंबर की हैं। सितंबर की क्यों दी है? मार्च की क्यों नहीं दी है? अप्रैल की क्यों नहीं दी? जनवरी की क्यों नहीं दी? सर विजिबिलिटी सबसे ज्यादा क्लियर सितंबर में होती होगी। अच्छा, चलिए ये हम इस सवाल को देखते हैं कि सितंबर में बात ये नहीं कि तो एग्जैक्ट ईयर में सितंबर से सितंबर तक लिया होगा। क्या सर डेटा 6 ईयर का लिया है तो सितंबर से सितंबर तक का पूरा साल, मतलब 6 साल पूरे होते होंगे। साल पूरा हो जाता है। सितंबर में शुरू किया था तो सितंबर में साल पूरा हो जाता है। तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं भाई कि सितंबर में साल पूरा हो गया। ठीक है अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये 2019 का है। यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रही है 2019 की इमेज, कितना क्लियर है? इस पे डेट देखें क्या पड़ी है? 1 जुलाई 2019। 2019। 20 साल का बाद। इसमें जो है यहाँ पर ओजोन, तो क्या ओजोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? लेट अस सी
दी एनिमेशन, ये एक वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को जरा देखते हैं कि ये सकते हैं जुलाई जुलाई का महीना जैसे जैसे गुजर रहा है तो ओजोन की डिप्लीशन बढ़ रही है। अगस्त आ गया, अगस्त बढ़ रही है, ओजोन डिप्लीशन फर्दर बढ़ रही है, ठीक है। सितंबर शुरू हो गया, सितंबर में ओजोन डिप्लीशन और ज्यादा हो गई, ठीक है। जुलाई में ओजोन डिप्लीशन शुरू हुई, अगस्त में नहीं थी, अगस्त में शुरू हो गई और सितंबर में बढ़ती जा रही है। 13 सितंबर तक का ये है एक्चुअली। मैं आपको और वीडियो शो करूंगा जो कि इससे ज्यादा इसके अलावा भी जो है वो सर तो ये गर्मियों में जो है वो कम होती है, सर्दियों में बढ़ती है, ये इसका वो है फिनोमेना। हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। एक वीडियो और देखिएगा, आपको स्क्रीन पे मैं भी एक वीडियो दिखाऊंगा। ना थी, ये आपको नजर आ रही है इस वक्त 2018 जुलाई में नहीं है ओजोन डिप्लीशन, अगस्त में स्टार्ट हो गई ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे अगस्त गुजरा, सितंबर में और बढ़ गई, सितंबर में बिल्कुल पीक पे चली जाएगी। अब देखिएगा 30 सितंबर को बिल्कुल पीक पे चली जाती है, ठीक है। फिर अक्टूबर के बाद, अक्टूबर आता है तो थोड़ी बहुत ओजोन डिप्लीशन उसी उतनी रहती है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होती है, नवंबर में कम होना शुरू हो जाती है और दिसंबर तक जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। Do you want to see that again? Please note down the just have a look at the dates कि किस डेट पे जो है वो पीक पे किस डेट पे जा रही है, ये देखिएगा। The blue color will indicate the ozone depletion. मजर जी स्टूडेंट्स, ये 2018 के आपको मैंने दिखाया, ठीक है। अब अगर आप 2020 का भी आपको दिखाया तो सर ये बता दीजिए, बोले 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 क्या कह रहे हैं। चलिए ये तो आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया कि सितंबर में जाइए बहुत ज्यादा होता है और अक्टूबर में जो है वो अक्टूबर में के बाद ये रिड्यूस होना शुरू होता है। सर ऐसा क्यों होता है? अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। Where is the presentation? ये आ गया। ये 2020 का था, 13 सितंबर को मैक्सिमम हो गया था। अच्छा ये जो फिगर्स और ये वीडियोस और इमेजेस जो हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट आप हासिल कर सकते हैं नासा की वेबसाइट से, ठीक है। नासा में ओजोन वॉच के नाम से एक वेबसाइट बनी है जहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सवाल का जवाब हासिल करते हैं ऐसा क्यों होता है,
लेकिन उससे पहले कुछ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लेते हैं, कुछ डाटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, वी लेट अस एक्सप्लोर सम डाटा। ये 2019 तक का ये आपको ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, 2020 का भी अब आ गया होगा वेबसाइट पे, मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया उसको। आई विल डाउनलोड द 2020 डाटा। लेकिन अगर 2019 तक का भी आप देख रहे हैं तो आपको काफी अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। ओजोन होल एरिया, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ग्राफ है, ओजोन होल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ओजोन होल का एरिया देखिए, ये मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिएगा कि 16 सितंबर को 8 सितंबर को 2019 को ये 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, और डॉप्सन यूनिट में अगर देखें, डॉप्सन यूनिट में तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये 120 डॉप्सन यूनिट तक गिर गया था। यानी होना चाहिए कितना, 300 होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई को ये 240 था और ये कम होते 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 18 अगस्त को ये 120 डॉप्सन यूनिट तक आ गया था। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर, ये स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इसकी सिग्निफिकेंस अभी बताता हूँ आपको स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर की। Let me tell you one thing more. हाँ, ये देखिए ओजोन होल का एरिया यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये ओजोन होल का एरिया जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। अब देखिएगा कि हर साल ये कितना जाता है। ये आपको एवरेज दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर जो है ना ये एवरेज शो कर रहा है, 1979 से 2019 तक का एवरेज शो कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर आपको एवरेज शो कर रहा है और इससे आप देख रहे हैं कि ये जो है तकरीबन ये क्या है, मैक्सिमम 20 से ऊपर जाता है, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के एरिया से, तो पाकिस्तान का जो इलाका है वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान के एरिया से 25 गुना बड़ा ये ओजोन होल बन जाता है, 25 से 30 गुना बड़ा हो जाता है ओजोन होल। 25 से 30 टाइम्स पाकिस्तान के एरिया को इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा ये ओजोन होल होता है। ठीक है, इतने बड़े इलाके पे ये ओजोन होल बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में ओजोन होल बहुत कम बना। लोग बड़े खुश हो गए कि यार ओजोन का प्रॉब्लम लगता है सॉल्व हो गया। लेकिन हुआ ये था 2019 में हवाएं बहुत तेज, बहुत स्ट्रांग विंड्स थी जो कि साउथ पोल पे थी। ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये साउथ पोल पे ये बनता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग विंड्स थी जो ये साउथ पोल के ऊपर गर्दिश कर रही थी, और स्ट्रांग विंड्स की वजह से जो CFCs की जो कंसंट्रेशन थी वो फैल गई। ठीक है, CFCs फैल गई तो ओजोन होल जो है वो कम हुआ। ठीक है, ये पिछले साल का था, ये इस साल का है। 2020 का जो देखें, 2020 में 20 से ऊपर गई है वैल्यू, 22 या 23 तक गई है 2020 में मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। ओजोन होल का फैलाव बता रहे हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं ओजोन की डॉप्सन यूनिट बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये 2019 के डॉप्सन यूनिट्स हैं। ठीक है, 2019 में देखिए कि ओजोन के जो डॉप्सन यूनिट थे वो मैक्सिमम गए हैं कहाँ तक, 120 तक गए, मिनिमम जो गए हैं 120 तक गए ओजोन होल जो है। नॉर्मली ये जो है वो 100 के करीब आ जाता है। ठीक है, 100 से नीचे भी जा चुका है, 94 भी जा चुका है, एक मरतबा 94 भी हो चुका है। ठीक है, तो ये डॉप्सन यूनिट जो है इसके किस तरह से कम हो रहे हैं। ऑलराइट, कैन यू
आपको ये एवरीबडी कैन सी दिस 2019 का ये डाटा था और अब 2020 का डाटा देखें। 2020 में भी ये तकरीबन 120 या 130 110 तक जो ये गया था, ठीक है डॉप्सन, और ये मीन वैल्यू है इसके। हाँ तो अब तक जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, मैक्सिमम जो वैल्यू जो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में अब तक, वो ओजोन होल की वो 2015 की है, ठीक है। 2015 में 25 से भी ज्यादा था, 20 नहीं 2015 नहीं था, एक और ईयर था जिसमें 27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये गया था। हाँ 2006 में गया था, 27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये चला गया था, ये बहुत ही ह्यूज एरिया था। और 1994 में जो ये 92 डॉप्सन यूनिट तक, तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ओजोन होल का फैलाव और दूसरा ओजोन होल की क्या है इंटेंसिटी, यानी ओजोन होल कितना इंटेंस है, कंसंट्रेशन में कितनी कमी हो गई ये बताया जा रहा है, ठीक है। 92 तक चला गया था। 2019 में जो है वो 167 डॉप्सन यूनिट तक ये हुआ था, और 2019 का में लोग खुश थे कि भाई बहुत अच्छा है इस वक्त था, लेकिन उस पर खुश होने की बात नहीं थी। उसमें मसला ये था कि जो आपका क्या कहते हैं, हवाएं इतनी तेज थी कि वो CFC जो है वो स्प्रेड आउट हो गई थी, और CFC स्प्रेड आउट होने की वजह से आपका जो वो ओजोन होल की एरिया भी कम था और ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा थी, ठीक है। अब किसी ने सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों है कि सितंबर में ये होता है, बाकी महीनों में क्यों नहीं होता। सितंबर में ऐसी क्या खास बात है कि सितंबर में जो है ओजोन होल बन जाता है, और साउथ पोल पे क्यों होता है, बाकी की जगहों पे क्यों नहीं होता, ठीक है। साउथ पोल पे जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा सख्त सर्दी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मीटिंग में भी कितना टाइम हमारा बाकी है। How much time do we have in the meeting? सर 1 आवर तो कंप्लीट हो गया। चलिए इसका मतलब आज चल रही मीटिंग है, वेरी गुड। जब तक मीटिंग चल रही है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि ये साउथ पोल के ऊपर चूंकि बहुत ही सख्त सर्दी होती है। अच्छा एक बात और कि जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी होती है, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ गर्मी होती है, समझ रहे हैं आप। अच्छा हमारे यहाँ जब सख्त सर्दी होती है तो यानी जून और जुलाई वगैरह में जो हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो जून जुलाई में साउथ पोल पे सर्दी होती है। जब सर्दी होती है तो वहां के स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये साउथ पोल के आसमान पे क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस इमेज में आपको साउथ पोल के आसमान पे क्लाउड दिख रहे हैं। वहां पर टेम्परेचर जो उनके स्ट्रेटोस्फेयर में है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है, यानी 195 केल्विन से कम हो जाता है। 195 केल्विन से कम होने का मतलब ये है कि वो ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है। अच्छा एक चीज समझने की जरूरत है कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो हवा में स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है, वहां पर ओजोन की डिप्लीशन करती है। ओजोन की डिप्लीशन कर करके एक वक्त आता है जब वो क्लोरीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में चले जाती है। ये इनएक्टिव फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म है या क्लोरीन नाइट्रेट की फॉर्म है। इसको क्लोरीन नाइट्रेट हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्लोरीन नाइट्रेट नहीं होता, बल्कि ClO और NO2 का वो होता है, मॉलिक्यूल होता है। ClO और NO2, या देख सकते हैं मेरा माउस कहाँ पर है, ये फॉर्म ClO और NO2 और ये फॉर्म HCl, ये इनएक्टिव फॉर्म बन जाते हैं। इसके बाद क्लोरीन जो है मजीद डैमेज नहीं करता, ठीक है, ओजोन को।
मगर होता ये है कि जब ये क्लाउड बनते हैं ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जब बन जाते हैं पोल साउथ पोल के ऊपर सर्दियों में, तो उसके बाद जब गर्मियां आती हैं, देखिए हमारे यहाँ जब गर्मी होती है जून जुलाई में, वहाँ सर्दी होती है, ठीक है। जब सर्दियां खत्म होती हैं तो अगस्त सितंबर में जाके सर्दियां खत्म होती है, ठीक है। सितंबर में जब सर्दियां खत्म होती है वहां पर, तो वो क्या होता है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है मेल्ट हो जाते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो उसमें से क्लोरीन नाइट्रेट और HCl में से जो क्लोरीन है वो रिएक्ट कर जाती है, ClO2 बनाती है और HOCl की फॉर्म बनाती है और ClNO2 की फॉर्म बनाती है, ठीक है। Cl2, HOCl और ClNO2, ये जो फॉर्म्स हैं ये ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं दोबारा, ठीक है। तो साउथ पोल पे क्यों बनता है और सितंबर में क्यों बनता है ओजोन होल, उसका रीजन क्या है कि ये जो एक्टिव फॉर्म है, क्लोरीन जो इनएक्टिव हो जाती है, वो इनएक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है क्लाउड्स की मेल्टिंग की वजह से, ठीक है। एक्टिव फॉर्म से, सॉरी, इनएक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है क्लाउड्स की मेल्टिंग की वजह से, ओके। इस वजह से ओजोन होल बनता है। क्लाउड्स की मेल्टिंग होती है सर? जी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की मेल्टिंग होती है वहां पर, क्योंकि वहां इतनी सख्त सर्दी होती है कि स्ट्रेटोस्फेयर में भी क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो क्लाउड बन जाते हैं वो गर्मियां आती हैं तो वो क्लाउड खत्म हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जब क्लाउड मेल्ट होते हैं तो वो क्या होता है कि इनएक्टिव क्लोरीन जो है वो एक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इनएक्टिव क्लोरीन जो एक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरीन की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये 3 फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म है। फिर यहाँ से क्लोरीन जो है वो ओजोन डिप्लीशन शुरू कर देती है, मगर रफ्ता रफ्ता वो क्लोरीन दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में चले जाती है 2-3 महीने बाद, ठीक है। 1-2 महीने बाद जो है वो दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। अब जरा देखें कि यूवी रेस की जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें एक डार्क पिगमेंट दिए हुए, मेलानिन का। मेलानिन जो है वो स्किन का जो कलर है ना, डार्क कलर, वो मेलानिन की वजह से होता है। जिनके अंदर मेलानिन नहीं होता उनके अंदर क्या हो जाता है, वो उनकी स्किन वाइट होती है। आपने सुना होगा जो जैसे जो काले हैं, जो ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन हैं, उनके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, और जो गोरे हैं, वाइट्स हैं, उनके स्किन में मेलानिन जो है वो कम होता है। मेलानिन की कम, बेसिकली ये मेलानिन की कमी है जिसकी वजह से वाइट कलर होता है, ठीक है। तो ये कलर आपको जो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये मेलानिन के जो पिगमेंट है स्किन के अंदर, ये यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, population that migrated to higher latitude become lighter due to natural selection, since some UV is needed to produce the vitamin D in the skin, and dark pigmentation blocks the little UV available at higher latitude. तो जो ठंडे इलाकों के लोग थे वहां पर उनकी कलर जो है वो रंग गोरा इसलिए हो गया क्योंकि उनको यूवी की जरूरत थी, तो वहां पर जो है वो यूवी कम होती थी, तो वो उनका नेचुरली जो है वो उनका रंग गोरा हो गया, ठीक है। और जो जो गर्म इलाकों के लोग हैं वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर जो है वो उनके कलर डार्क हो गया, ताकि वो यूवी जो है वो एक्स्ट्रा यूवी, बिला वजह एक्स्ट्रा यूवी उनको ना मिले, बल्कि वो कम जो है वो उसमें क्या कहते हैं कम मिकदार में यूवी उनको चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा यूवी है तो उनका कलर डार्क हो गया, जिनके पास बहुत कम यूवी थी उनका कलर लाइट हो गया, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन का एक सिस्टम है। अच्छा, विटामिन डी क्या होता है? इट प्रिवेंट्स बोन फ्रैक्चर्स, बो लेग्स, स्लो ग्रोथ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों से विटामिन डी आपको बचाता है, ठीक है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। तो विटामिन डी अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके जिस्म में मुख्तलिफ जो है वो कमजोरियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। As population move across Asia and North America and
down towards equatorial South America, production of melanin again became an advantage. Okay, तो ये तमाम चीजें अब क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो एक काम कर रहा है कि फोटो एजिंग का प्रोसेस होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होता है, स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, ठीक है, रोशनी की वजह से, ये जो है तेज धूप की वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ कैंसर की टाइप्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं। वन ऑफ दोज इज द बेसल सेल कार्सिनोमा व्हिच यू कैन सी ऑन द स्किन, which you can see on the screen, ठीक है। Then there are other types of cancer, skin cancer, which is for example the squamous cell carcinoma। ये squamous cell carcinoma जो है ये भी कैंसर की एक टाइप है, ये भी यूवी की ओवर एक्सपोजर की वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट की ओवर एक्सपोजर की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसकी मुख्तलिफ रीजन है। फिर कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एक आईज की एक आंखों की एक बीमारी थी जिसमें जो कि क्लाउडिंग ऑफ लेंस जिसे हम कहते हैं, लेंस जो वो ब्लर हो जाता है, क्लाउड उसके अंदर क्लाउड सा आ जाता है लेंस के अंदर, तो इसको कहते हैं कैटरैक्ट। ये भी यूवी की एक्सपोजर की नतीजे, एक्स्ट्रा यूवी की एक्सपोजर की नतीजे में होता है। अब ये कौन सी इसकी कॉजेज जो है सबके वही सेम है ना, ओजोन डिप्लीशन, हाँ, हार्मफुल यूवी, ठीक है। अच्छा, एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो वो बता रहा था कि वहाँ तो बच्चे जो हैं वो रेबैन ग्लासेस पहनते, तो वो समझा कि वो समझ रहा था कि शायद यहाँ रेबैन का फैशन है और इस वजह से लोग रेबैन के ग्लासेस पहनते हैं। लेकिन अब आप जरा अर्थ के मैप को देखें, वर्ल्ड मैप को कंसिडर कीजिए कि अर्थ का जो वर्ल्ड मैप को कंसिडर कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है वो साउथ पोल के करीब है, और साउथ पोल में यूवी के इंसिडेंस सबसे ज्यादा है, हार्मफुल यूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, ये सारे प्रोसेसेस जो कैंसर वगैरह का है या कैटरैक्ट का है, ये हार्मफुल यूवी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हार्मफुल यूवी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम सारे होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो ये इशू हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था रेबैन ग्लासेस का, रेबैन ग्लासेस दे आर लेड कोटेड एंड दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट लाइट। तो आंखों के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए वहां पर बहुत तक जरूरी है वो, ओके। अब एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी 1987 में, 16 सितंबर 1987 को ये साइन की गई थी, और हर साल 16 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आप ये अब आपसे मैं अगर सवाल पूछूंगा कि 16 सितंबर को क्यों सेलेक्ट किया वर्ल्ड ओजोन डे के लिए, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। पर जो दिन है मैक्सिमम मशहूर है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लाइमेट प्रोजेक्शंस जो है, अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दुनिया की बहुत सारे, पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया, उन सब ने एग्री किया कि ये आई थिंक मोर देन 100 कंट्रीज, से भी ज़्यादा कंट्रीज जो है वो उस पर साइन कर चुके हैं, सब एग्री कर चुके हैं कि भाई हम अल्ट्रावायलेट लाइट की से बचने के लिए, ओजोन होल को जो है वो रिकवर करने के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एमिशन में कमी लाएंगे, ठीक है। तो दुनिया भर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पाबंदी लगना शुरू हो गई, उसको फेज आउट करना शुरू कर दिया, उसके ऑल्टरनेटिव आने लगे। अब जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की जो गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनको फेज आउट करके दूसरी गैसेज को जो है वो जो इन्वायरमेंटली सेफ गैसेज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पर रोजाना नित नई रिसर्चेज हो रही हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा जो है वो सूटेबल है, उसके हिसाब से अब जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और इस्तेमाल हैं, जैसे कि एरोसोल्स हैं, ये जो स्प्रेज होते हैं ना, एयर फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं, इनमें भी CFCs को एज अ प्रोपेलेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोपेलेंट आप समझते हैं, एक तो एक्टिव एजेंट होता है, एक प्रोपेलेंट होता है, ठीक है।
तो वो मीडियम जिसमें बनाते हैं वो CFCs को यूज करते हैं। इसके अलावा बाद मेडिकल पर्पजेस के लिए भी CFCs को इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर्स के अंदर जो एस्थमा वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उनके इनहेलर्स में भी CFCs को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर था। ये हमने डिस्कस किया कि ओजोन की क्या इफेक्ट्स हैं। कोई इसमें सवाल है? हमने ये डिस्कस किया कि ओजोन जो है वो कैसे फंक्शन करती है, उसको कैसे उसमें डिप्लीशन हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। कोई इसमें सवाल है तो पूछ सकते हैं। Anyone has any question? मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आवाज आ रही क्या? सर आ रही। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। और आवाज तो आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। वीडियो भी आ रही है सर। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज की अटेंडेंस की सर वो ठीक है। सर वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो उसका डेट कहाँ कहाँ की मीटिंग 19 क्या 87। सर सिकंदर को ऐड कर लें क्लास में। इसको इसको ऐड कर लें। ये लेक्चर में आपसे शेयर कर दूंगा। सर ये सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का थोड़ा बता दें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में साइन हुआ था, तो लिहाजा उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इस पे सब वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज ने साइन किया, उन्होंने एग्री किया कि हम जो है वो CFCs को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा ओजोन की लेयर जो है वो दोबारा रिकवर हो सके। ठीक है, सर ये तमाम कंट्रीज ने इस पर असाइन किया हुआ है कि तमाम इस पर फॉलो करेंगे, कंट्रीज फॉलो करेंगे CFC को रिड्यूस करने में। सॉरी सर, ज्यादातर कंट्रीज ने साइन किया हुआ। 7 कंट्रीज में। हाँ, ज्यादातर मुल्कों ने किया हुआ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अच्छा अच्छा। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए।